वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं हायर मेंटल प्रोसेस में, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम से सब बचना चाहते हैं, पर जब प्रॉब्लम के आगे सॉल्विंग लग जाता है तो इस प्रोसेस को सब करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम को पहले समझना है, फिर सॉल्यूशन पे जाना है। जब तक हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे नहीं, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए अब इसके प्रोसेस को हम समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। अ प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू अचीव अ गोल और वांट्स टू चेंज हिज करंट सिचुएशन या circumstances into a different situation, but his initial efforts fail to achieve the goal। प्रॉब्लम कब डेवलप हो रही है? जब हम किसी गोल को पाना चाह रहे हैं या किसी गोल को पाने के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं। अपनी करंट सिचुएशन या प्रेजेंट सिचुएशन जिसमें हम हैं, उससे किसी डिफरेंट सिचुएशन को हम पाना चाहते हैं या डिफरेंट सिचुएशन में हम जाना चाहते हैं। लेकिन उस गोल को पाने के लिए और अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए जो भी इनिशियल एफ़र्ट्स हम कर रहे हैं वो फेल हो जा रहे हैं, उसमें हम फेलियर पा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज़ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम है। टू और मोर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में बी पॉसिबल फॉर एनी एक्शन। किसी भी एक्शन के दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस अ प्रॉब्लम में ऑल्सो अराइजेज बिकॉज द यूजफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय ह्यूमन इज़ लिमिटेड इकोनॉमिकली। अगर हम इसके साथ साथ ये भी देखें कि कोई प्रॉब्लम कब डेवलप होती हैं, तो इसका आंसर ये है तब भी डेवलप हो सकती है जब इकोनॉमिकली जो मनुष्यों को या ह्यूमन बींग्स को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो उसकी यूज़फुलनेस है, वो लिमिटेड होती है। पहली बात तो वे एक समय में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक से अधिक मैकेनिज्म को अपनी ध्यान में, अपनी कंसंट्रेशन में नहीं रख सकते। इसकी वजह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं? स्ट्रैटजीज़ का यूज़ करते हैं। अब स्ट्रैटजीज़ क्या हैं? स्ट्रैटजीज़ आर सच कैपेबल मेथड्स विच आर यूज्ड सिक्वेंशली इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। स्ट्रैटजीज़ को हम अक्सर यूज़ करते हैं ना कि हाँ, ये मेंटल शॉर्टकट्स लगाते हैं या स्ट्रैटजी यूज़ करते हैं, इससे काम बन जाएगा। तो स्ट्रैटजीज़ क्या हैं हमारे लिए? वो कैपेबल मेथड हैं जिसको हम सिक्वेंशियली यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बर्न ने इंडिकेट किया कि हम अपनी डेली लाइफ में थिंकिंग करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या नॉर्मली भी थिंकिंग करते रहते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता और ना ही कोई रिजल्ट होता है। ये थिंकिंग कब होती है? जब ऐसी थिंकिंग हम कर रहे हैं जो डायरेक्शन लेस है या जिसका कोई आउटकम नहीं है, तो ये कहलाएगी डे ड्रीमिंग टाइप की थिंकिंग। जैसे हम बैठे बैठे प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर हम थिंकिंग कर रहे हैं तो वो तो हमें रिजल्ट देगा, हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है उससे। पर यूजुअली हम जब थिंकिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है उसका कोई डायरेक्शन हो, किसी स्पेसिफिक वे में हम थिंकिंग कर रहे हैं। हम ऐसे भी सोचते रहते हैं काश मैं ये होता, काश मैं बहुत बड़ा आदमी होता, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, काश मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में टॉप कर जाऊँ, काश मैं जो उड़ सकूँ। बहुत तरह की डे ड्रीमिंग्स होती हैं, पर ज़रूरी नहीं है सबका डायरेक्शन और सबका आउटकम हो। All this has no purpose and neither is any internal thoughts action possible in it। इस सब का कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही इसमें कोई इंटरनल थॉटफुल एक्शन पॉसिबल होता है। अतः हमें केवल सोचना और किसी चीज़ के बारे में सोचना, हम केवल थिंकिंग कर रहे हैं और किसी चीज़ के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, इन दोनों ही सिचुएशन में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, कि हम क्या कर सकें? इट इज़ नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू स्टेजेस, थिंकिंग एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग। बोथ आर डिफरेंट। थिंकिंग करना एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग, बोथ आर डिफरेंट। It is perhaps not possible to find a definition of thinking that is appropriate for scientific purposes and on which all experimenters agree। ठीक है, आप चिंतन की जो भी परिभाषा या थिंकिंग की जो भी डेफिनेशंस साइंटिफिक पर्पस के लिए उचित हों और जिस पर सभी एक्सपेरिमेंटर सहमत हों, एग्री करते हों, वो देना तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो भी इंटरप्रिटेशन की गई है
उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं। ये बात अलग है कि थिंकिंग इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर। इस रिलेशन में जॉन डेवी ने कुछ चीज़ें बताई कि गोल डायरेक्टेड या गोल ओरिएंटेड जो थिंकिंग है वो मल्टीफेसेटेड प्रोसेस है। इसमें कई तरह के क्या इन्वॉल्व होती है, स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि पहली स्टेज जो होती है, इट्स फर्स्ट स्टेज इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब पहली स्टेज में क्या होगा, जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है और हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पहली स्टेज में रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, हम किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं या क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस करते हैं। तभी तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई कोई तो प्रॉब्लम हो रही है, कोई तो दिक्कत है। जहाँ दिक्कत होगी वहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। द सेकेंड स्टेज इज़ द नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम। हमें फील होता है कि ये प्रॉब्लम है और इस तरह की प्रॉब्लम है। In this situation, the relevant characteristics are separated and then the specific problem is understood. हम relevant characteristics को समझ पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं और स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है इसको अंडरस्टूड कर पाते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होगा, प्रॉब्लम इज़ द क्रिएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। पॉसिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के बारे में हम सोच पाते हैं या क्रिएट कर पाते हैं। फोर्थ जो होगी स्टेज, प्रॉब्लम इज़ टू रीज़न अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स एंड डिटरमाइन वन। चौथे में हम क्या करेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के विषय में क्या करेंगे, रीज़न कर पाएंगे और एक को निर्धारित कर पाएंगे कि हम इसके थ्रू काम करेंगे। फिफ्थ स्टेज इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द रिसोर्स यूज्ड। हम किस तरह के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, दैट इज़ द फिफ्थ स्टेज। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। और भी स्टेजेस की भी हम बात करेंगे, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है। जैसे कि कैंडलर ने बताया कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है या सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने में इंक्लूड करता है। पहला क्या है, इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन द राइट सॉल्यूशन इज़ नॉट ईजिली ऑब्टेन्ड। जो सही समाधान होगा वो ईजिली हमें नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, यही तो है प्रॉब्लम, तभी तो वो हो रहा होगा कि भाई प्रॉब्लम कब अराइज हो रही है कि हम सही सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इजीली ऑब्टेन नहीं होगा। नेक्स्ट है, मीडिएटिंग रिस्पॉन्सेज आर फाउंड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में हमें मीडिएटिंग रिस्पॉन्सेज दिखाई देंगे। इनिशियली द पर्सन फील्स दैट देयर इज़ नो प्रोग्रेस इन हिज सॉल्यूशन बिहेवियर। स्टार्टिंग में पर्सन को ऐसा फील होगा कि जो सॉल्यूशन बिहेवियर वो कर रहा है उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। बट ऑफन दो सॉल्यूशन बिहेवियर आर सडनली अचीव्स। पर प्रायः सॉल्यूशन बिहेवियर अचानक ही मिल जाता है, जिसे गेस्टाल्टवादियों ने क्या बोला है, इंसाइट बोला है। कई बार हम बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोचने के बावजूद हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, पर सडनली जब हम उससे ध्यान हटा देते हैं और मैं एकदम से या दिमाग में आ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंसाइट अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट। होता है ना कभी भी, अरे हाँ ये तो इस तरीके से निकल सकता है, वो वाला जो आहा मूवमेंट होता है। नेक्स्ट बताया गया है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को। व्हाट इज़ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन? A problematic situation is one in which a being receives various types of stimulating signals. ठीक है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वह है जिसमें जो ह्यूमन बीइंग है या कोई भी एनिमल है वो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस सिग्नल्स रिसीव करता है। ठीक है, बट डिस्पाइट मेकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस, परंतु वह डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्सेस करने पर भी अपने गोल की तरफ प्रोग्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, he is unable to make progress toward his goal. In such a situation, the being is in an abnormal condition. तो हम कह सकते हैं कि जो पर्सन है या जो भी सब्जेक्ट है वो एक एबनॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है, जिसमें जो सब्जेक्ट है उसको डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस सिग्नल तो मिल रहे हैं और डिफरेंट टाइप के वो रिस्पॉन्सेज भी कर रहा है उसके प्रति, पर वो अपने गोल तक पहुंचने में प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहा, कोई भी प्रोग्रेसिवनेस नहीं दिखाई दे रही। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या एबनॉर्मल कंडीशन। गेडार्ड ने भी कुछ बताया है। अब क्या बताया, व्हेन अ पर्सन फेसेस सच अ सिचुएशन इन विच ही इज़ अनेबल टू इमीडिएटली एंड अप्रोप्रिएटली बिहेव, अ प्रॉब्लम अराइजेस फॉर हिम। सिंपल सी बात उन्होंने बताई कि जब एक व्यक्ति किसी सिचुएशन को फेस करता है जिसमें वह तुरंत इमीडिएटली या कोई अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर पाता, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी।
ठीक है। इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स। तो हम कह सकते हैं विशेष रूप से कि जो प्रॉब्लम है एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स है। अब बात करते हैं कि अब बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी कॉग्निटिव फील्ड में काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने बताया कि 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी आपने पढ़ी, उसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो पाई ही जाएंगी एक प्रॉब्लम में। ओरिजिनल स्टेट, गोल स्टेट और रोल्स। आप भी देख लो, आपकी किसी भी प्रॉब्लम में ये होगा ही होगा। ओरिजिनल स्टेट क्या है? वो स्टेट है दैट डिस्क्राइब्स द स्टेट व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, जो उस कंडीशन को बताती है जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, इनिशियल फेज़। गोल स्टेट क्या है? जो सॉल्यूशन फेज़ है, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, जिस स्थिति में आप होना चाहते हो। ठीक है, द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज़ अचीव, जो आप अचीव करना चाहते हो। और आपके रूल्स क्या हैं? जिन चीज़ों, स्ट्रेटजीज़ को अपना के आप गोल ओरिजिनल स्टेट से गोल स्टेट में पहुंचना चाहते हो। Whereas rules describe the restrictions that need to be followed to move forward from original state to goal state। ठीक है, जिन चीज़ों को अपना के, जिन प्रिंसिपल्स को अपना के, जिन थ्योरीज़ को अपना के आप ओरिजिनल स्टेट से गोल स्टेट में जाना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रूल्स। तो ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं किसी भी प्रॉब्लम में। अब जो हमारे एंड्रियास थे, एंड्रिया ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू हिम, किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में 6 कंपोनेंट तो शामिल होते ही होते हैं। अब वो क्या हैं? द ऑर्गेनिज्म हैज़ 1 और मोर गोल। प्राणी के सामने एक या एक से अधिक गोल हो सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म रिसीव्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलेटिंग सिग्नल। जो हमारा सब्जेक्ट है वो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलेटिंग सिग्नल्स प्राप्त कर रहा होता है। इट मेक्स डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज टू अचीव अ गोल। वह गोल को पाने के लिए डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज भी करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ईच सिग्नल ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट intensities due to previous experience with many responses occurring in that situation। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का हर सिग्नल या प्रत्येक सिग्नल उस सिचुएशन के घटित होने वाली डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्सेस के साथ प्री एक्सपीरियंस के कारण डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है या कंडीशनड होता है। द ऑर्गेनिज्म कीप्स गेनिंग नॉलेज बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। जो भी ऑर्गेनिज्म है, सब्जेक्ट है हमारा, वो करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस के बीच नॉलेज उसको मिलती रहती है। बाय मेकिंग द ऑर्गेनिज्म अवेयर ऑफ द रिजल्ट वी प्रोवाइड फीडबैक इन द राइट मैनर। जब हमें परिणाम की जानकारी सही ढंग से मिल जाती है तब हम फीडबैक दे पाते हैं। इसके बाद है कोहलर की बात करके इन्होंने बताया है प्रॉब्लम सॉल्विंग को, कि जो कोहलर था, कोहलर के जो आपने सबने सुना है कैसे उसने प्रॉब्लम सॉल्व की थी। कोहलर ने कैसे अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था कैसे एक ऑर्गुटान जो था या चिंपैंजी था वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इन कोहलर्स केज द ऑर्गुटान ऑब्जेक्टिव वॉज टू रीच द टारगेट इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज हंगर मोटिवेशन। उसके अंदर हंगर मोटिवेशन तक कि इसको भूखा रखा गया था और अपने हंगर मोटिवेशन को कम करने के लिए उसे अपने टारगेट या गोल तक पहुंचना था। द ओपन स्पेस बिटवीन द सॉकेट इन द केज वॉज अ स्टिमुलस। उसको एक केज में बंद रखा गया था और जो ओपन स्पेस था उनकी जो जेल की या उसकी जो जिसमें उसे बंद रखा गया था, जो केज की सॉकेट्स थे उनके बीच में, दैट इज़ वॉज स्टिमुलस फॉर हिम टू गो आउट एंड टू रीच द बनाना बाय एक्सटेंडिंग हिज हैंड। ये स्टिमुलस सिग्नल थे कि आप भाई उसके उसमें से केज में से हाथ निकालें, सॉकेट्स के बीच में से खुला जो स्पेस था उसके बाहर हाथ निकालें और हाथ बढ़ाकर बनाना तक पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है, अब क्या था आगे उन्होंने बताया, द एफर्ट टू रीच द बनाना, केले तक पहुंचने का जो प्रयास है, मूविंग अराउंड इन द केज, कटघरे में इधर उधर घूमना, होल्डिंग द स्टिक इन द हैंड, डंडे को हाथ से पकड़े रहना। ऑल दीज वर रिस्पॉन्सेज विच वर स्टिमुलेटिंग बाय स्टिमुलस सिग्नल्स इन द केज। यह सब अनुक्रियाएँ या रिस्पॉन्सेज थी जो केज में स्टिमुलस सिग्नल्स द्वारा स्टिमुलेट होती थी। ठीक है, व्हेन द ऑर्गुटान हैंड डिड नॉट रीच द बनाना, जब ऑर्गुटान का जो हाथ था केले तक नहीं पहुंचता तो वह समझ लेता था कि उसका रिस्पॉन्स सही नहीं है। तो ऐसे करते करते वो क्या कर रहा था, उसने स्टिक को आपस में जोड़ के बनाना को अपने पास खिसका लिया
और उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और अपने हंगर मोटिव को शांत किया था इसने। ठीक है, ये आपको पूरा एक्सपेरिमेंट पता ही होगा, जो ये आप दे सकते हो इसमें, कि कैसे उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, क्या उसमें स्टिमुलस सिग्नल था, क्या रिस्पॉन्सेस किए थे उसने, हायरार्की ऑफ रिस्पॉन्सेस किए थे और क्या उसे आउटकम मिला था। फिर जॉनसन ने बताया कि जॉनसन हैज़ डिफाइंड द प्रॉब्लम इन सच अ वे दैट व्हेन अ पर्सन इज मोटिवेटेड टू रीच अ गोल एंड हिज इनिशियल एफर्ट्स फेल देन अ प्रॉब्लम अराइजेज। ऑब्वियस सी बात है, जब पर्सन मोटिवेटेड है अपने गोल तक पहुंचने के लिए और इसके इनिशियल एफर्ट्स फेल हो जा रहे हैं तो प्रॉब्लम अराइज होगी। द मोटिवेशन टू रीच द गोल कैन बी ड्यू टू एनी रीज़न लाइक हंगर, थर्स्ट, फियर। ठीक है, जो मोटिवेशन है गोल तक पहुंचने के लिए वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती हैं, हंगर, थर्स्ट, फियर, किसी भी वजह से। फिर है अकॉर्डिंग टू बर्न, in a problematic situation, the initial efforts of a person fails to achieve a goal and he has two or more type of effective signals available for response. प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में व्यक्ति की जो इनिशियल स्टेज है या इनिशियल एफर्ट्स हैं किसी गोल की रिसीविंग में जब फेल हो जाते हैं तथा उससे रिस्पॉन्सेस हेतु दो या दो से अधिक प्रकार के इफेक्टिव सिग्नल्स मिलते हैं या अवेलेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्किनर बॉक्स में रेट्स, थॉर्नडाइक के पिंजरे में कैट्स और कॉहलर के पिंजरे में आपके ऑर्गुटान का जो मोटिव था वो क्या था, हंगर था। Apart from this, there are some psycho, biological और mental motives as well. इसके अलावा जो बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स, इसके अलावा कुछ साइको बायोलॉजिकल या मेंटल मोटिव्स भी होते हैं, जैसे इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी। ठीक है, ये सब। यदि एक व्यक्ति अपने इनिशियल एफर्ट्स से गोल प्राप्त कर लेता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होती या वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फील नहीं कर पाता। यदि वे अपनी गोल तक नहीं पहुंच पाता लेकिन वह महसूस करता है कि वो इसकी ओर बढ़ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में भी उसे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती, क्योंकि यदि उसकी पहला रिस्पॉन्स से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो कहा जा सकता है कि वह एक प्रॉब्लम में है। ठीक है, लेकिन अगर उसको लग रहा है प्रोग्रेसिवनेस है तो उसको प्रॉब्लम फील नहीं होगी किसी भी तरीके से। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर का मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर रिफर्स टू द मीनिंगफुल एफर्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू विच इट अचीव्स इट्स गोल। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर से तात्पर्य ऑर्गेनिज्म के उन रेलिवेंट एफर्ट्स से है जिसके द्वारा वह एप्रोप्रिएट मेथड्स और मीन्स का यूज़ करके गोल को प्राप्त करता है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर के अनेक तरह के सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जॉनसन ने बताई हैं, सब ने अलग अलग तरीके से बताया है, आप मिला के भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड और कंटेंट जितना चाहिए होगा आपको। पहला है, प्राणी के व्यवहार में क्या है, गोल ओरिएंटेशन पाया जाता है। गोल ओरिएंटेशन इज़ फाउंड इन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, गोल तक पहुँचने का ओरिएंटेशन है। कॉन्टिन्यूटी इज़ फाउंड इन द बिहेवियर ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। दूसरी चीज़, आप गोल तक पहुँचना चाह रहे हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी पाई जा रही है। चेंज इज़ फाउंड इन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आफ्टर अचीविंग द गोल। गोल रिसीविंग के बाद जो पर्सन है उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। चेंज इज़ फाउंड इन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आफ्टर अचीविंग द गोल, ये हो गया। एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट मेक जस्ट वन बट मैनी रिस्पॉन्सेज फॉर सॉल्विंग अ सिंगल प्रॉब्लम। एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज करता है। इफ़ वन रिस्पॉन्स मेड फॉर सोल्यूशन फेल्स द ऑर्गेनिज्म मेक्स अनदर रिस्पॉन्स। गोल तक पहुँचने के लिए अगर पहला रिस्पॉन्स फेल हो जाएगा तो वो दूसरा करेगा। द बिहेवियर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर सोल्यूशन इज़ नॉट द सेम। सभी तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बिहेवियर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक जैसे नहीं हो सकते। ह्यूमन बींग्स में तो ऑब्वियस सी बात है नहीं हो सकते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सॉल्यूशन बिहेवियर टेक्स लेस टाइम देन अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस। जो हमारा अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स है उसकी कंपैरेटिव में जो सॉल्यूशन बिहेवियर है उसमें कम समय लगता है। मीडिएटिंग रिस्पॉन्सेज अकर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो मीडिएटिंग रिस्पॉन्सेज हैं वो कब डेवलप होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान। अब मैटलिन ने कहा कि हैज़ एम्फेसाइज्ड ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग।
इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉग्निटिव प्रोसेस पे एम्फेसाइज किया, बिकॉज ही मेक्स अ सॉल्यूशन प्लान बाय अकरिंग नॉलेज अबाउट वेरियस आस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के डिफरेंट आस्पेक्ट के बारे में नॉलेज को गेन करके सॉल्यूशन प्लान बनाता है। इन्होंने बताया कि इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉग्निटिव मैकेनिज्म पे फोकस किया मैटलिन ने। उन्होंने बताया कि क्योंकि जो पर्सन होता है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की डिफरेंट आस्पेक्ट के बारे में पहले तो नॉलेज गेन करता है और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्लान बनाता है। इस प्रकार क्या होता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करता है अकॉर्डिंग टू मैटलिन, और हम लोग करते भी ऐसा हैं। अब जैसे जो ब्रॉड तरीके से जो स्टेजेस बताई गई हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद, उसको हम जानते हैं। व्हेन प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लेक्स, जब हमारी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती हैं, अ पर्सन टेक्स मोर टाइम टू सॉल्व दैम, पर्सन को बहुत ज़्यादा समय लगेगा ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इन विच मैनी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, और क्या होगा, कई तरह के कॉग्निटिव एक्शंस होंगे, एक सीक्वेंस में होंगे। देयर आर मैनी कंपोनेंट प्रोसेस फाउंड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कई तरह के कंपोनेंट प्रोसेस पाए जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान, ऑफ विच 4 प्रोसेस आर वेरी स्पेशल। ठीक है, बहुत सारे पाए जाते हैं पर 4 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब वो कौन सा है, उसमें से पहला है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है, प्रिपरेशन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकें। In this first stage, a person collects all the meaningful information related to the problem to get a solution. सभी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेता है, पर्सन कलेक्ट कर लेता है जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, टू सॉल्व अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब प्रॉब्लम उसको फील हुई तो सबसे पहली सिचुएशन में क्या करेगा, वो प्रिपरेशन करेगा और इस प्रिपरेशन की फेज़ में मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा अपने सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। The time and efforts spent in preparing for the same problem varies from person to person and problem to problem. प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, ज़रूरी नहीं है एक इंसान एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जितना समय लेता है वही डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उतना ही समय लेगा। जैसे जैसे प्रॉब्लम चेंज होती जाएगी वैसे वैसे पर्सन का समय भी, जितना वो टाइम ले रहा है, स्पेंड कर रहा है टाइम उसको सॉल्व करने में, वो भी चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। और एक पर्सन जितना समय ले रहा है उसी सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा भी उतना समय लेगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है दूसरा ज़्यादा समय ले या दूसरा क्विकली से सॉल्व कर दे। अब इसमें कई तरह के, इस प्रिपरेशन फेज़ में कई तरह के एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं या पाए जाते हैं। पहला है आइडेंटिफाइंग द इनिशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब कि आइडेंटिफाई कर लेता है इनिशियल प्रॉब्लम को पहले तो पर्सन। फिर आइडेंटिफाइंग द सॉल्यूशन क्राइटेरिया, दूसरा स्टेप है कि सॉल्यूशन क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करता है। डिटरमाइनिंग द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन सॉल्यूशन अटेम्प्ट्स, कौन कौन से कंस्ट्रेंट पाए जा रहे हैं सॉल्यूशन अटेम्प्ट के लिए, उसको डिटरमाइन करता है। कंपेयरिंग द प्रॉब्लम्स विद दोज प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, आप पूर्व अनुभव के आधार पर समस्या को कंपेयर करता है। आउटकम कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, मतलब कि समस्या में रिप्रेजेंटेशन को कंस्ट्रक्ट करता है। ये आपके स्टेप्स पाए जाते हैं। अब इसी में प्रिपरेशन में बात बताई गई है ऑप्शंस की, कि डिवाइडिंग द टोटल प्रॉब्लम्स इनटू पार्ट्स और सब प्रॉब्लम्स। जब भी हम एक प्रॉब्लम को एक कंप्लीट वे में देखते हैं तो वो हमें बड़ी नज़र आती है, लेकिन जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं तो हमें वो सिंपल नज़र आती हैं। तो हम क्या कर देते हैं कि अपनी पूरी प्रॉब्लम को डिफरेंट या छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। किसी बड़े काम को जब आपको करना हो तो बहुत बड़ा लगता है, प्रॉब्लमेटिक लगता है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में करना ईजी हो जाता है कि पहले हम यूनिट 1 पढ़ लें, यूनिट 1 का भी पार्ट 1 पढ़ लें या कॉन्सेप्ट 1 पढ़ लें, फिर कॉन्सेप्ट 2 पढ़ें, तो ऐसे धीमे धीमे करके हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिंग का सिंपलर प्रॉब्लम बाय इग्नोरिंग सम इन्फॉर्मेशन, कुछ सूचनाओं की उपेक्षा करके या इग्नोर करके हम सिंपल सॉल्यूशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेस में होता है कि शतरंज जो है या चेस जो है, अकॉर्डिंग टू द अबव एक्शन फॉर सॉल्विंग द चेस प्रॉब्लम द ह्यूमन बीइंग विल हैव टू डू द फॉलोइंग। अपनी चेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करेगा, पहला पोजीशन ऑफ द पीसेस फाउंड ऑन द चेस बोर्ड, की जो पीसेस हैं
चेस के वो किस तरीके से किस पोजीशंस में रखे हुए हैं, पोजीशंस पे ध्यान देगा। देन अटेनमेंट ऑफ 2 मूव्स गोल, यानी कि ब्लैक एंड वाइट की जो मूव्स हैं उन पे ध्यान देगा कि कैसे कैसे ले जाना है मुझे। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज अबाउट द कंस्ट्रेंट्स विच आर टू बी मूव्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गेम्स इन ऑर्डर टू अचीव द सॉल्यूशन, मतलब कि जो कंस्ट्रेंट्स, जो प्रॉब्लम या जो सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए खेल के नियमों के अनुसार मूविंग होते हैं के बारे में नॉलेज प्राप्त करता है, उन नियमों पे ध्यान देगा। तो जो एक एक्सपीरियंस्ड चेस प्लेयर होगा वो क्या करेगा, क्विकली एसिमिलेट कर लेगा दिस इंफॉर्मेशन एंड कंसंट्रेट्स ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो एक अनुभवी शतरंज खिलाड़ी इस सूचना को क्या करेगा, जल्दी से जल्दी एसिमिलेट कर लेगा और जो हमारी प्रॉब्लम है उस पर ध्यान लगाने लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो इससे होगा क्या, एज अ रिजल्ट द थर्ड स्टेज ऑफ द सोल्यूशन टेक्स रिलेटिवली लेस टाइम, कम से कम समय लगेगा उसके तीसरी स्टेज में, क्योंकि बिकॉज इट इज़ रिट्रीव फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी से उसने चीज़ों को रिट्रीव कर लिया। द आउटकम ऑफ प्रिपरेशन इज़ कंसिडर्ड एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, और तैयारी का जो आउटकम है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम की इंटरप्रिटेशन के रूप में कम समय लगेगा यहाँ पे भी फिर। और जो पर्सन है, पर्सन की जो एनालिसिस होगी प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर पे निर्भर करेगी। नेक्स्ट है इसमें, तो प्रिपरेशन फेज़ में हमने क्या किया, मीनिंगफुल जो हमें फैक्ट्स मिले उसको हमने स्टोर कर लिया। दूसरी चीज़ हमने ये भी बताया कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम जितना समय ले रहे हैं ज़रूरी नहीं दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हम उतना ही समय लेंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चीज़ें वेरी करेंगी। कुछ हमने बताया, स्टेप्स इसमें बताए कौन कौन से एक्शंस इन्वॉल्व होंगे। आइडेंटिफाई करेंगे हम इनिशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई करेंगे सॉल्यूशन क्राइटेरिया को, डिटरमाइन करेंगे कौन से कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, कंपेयर करेंगे प्रॉब्लम को प्रीवियस एक्सपीरियंस से, और आउटकम क्या हमें मिलता है इसके अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपके शामिल हैं इस चेस बोर्ड के एग्जाम्पल में। नेक्स्ट जो है हमारा स्टेज वो है प्रोडक्शन की स्टेज। देयर आर वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। रिट्रीविंग फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, हम लॉन्ग टर्म मेमोरी से फैक्ट्स को और प्रोसीजर्स को रिट्रीव कर पाते हैं। स्कैनिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, हम देखते हैं एनवायरनमेंट में किस तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसको स्कैन करते हैं। ऑपरेटिंग ऑन द कंटेंट, जो भी कंटेंट है उसको ऑपरेट करते हैं। मेंटेनिंग आउटकम्स ऑफ प्रायर ऑपरेशंस इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारा जो भी प्रायर ऑपरेशंस हैं उसके आउटकम को मेंटेन करते हैं। स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर पॉसिबल लेटर यूज़, बाद में उपयोग करने के लिए हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन फेज़ में होती हैं। Thus it can be said that the product has the potential of the above activities, इस प्रकार हम कह सकते हैं जो प्रोडक्शन है उसमें अप्रोप्रिएट जितनी भी ये अभी हमने एक्शंस बताए कि संभावना पाई जाती हैं। द प्रोडक्ट इज़ अ पोटेंशियल सॉल्यूशन, और जो ये प्रोडक्ट है या प्रोडक्शन है उसमें एक पोटेंशियल सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम इज़ द रिट्रीवल ऑफ द करेक्ट सॉल्यूशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, सिंपल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी से इजीली रिट्रीव किया जा सकता है, जबकि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जैसे कि मैचिंग प्रॉब्लम्स या जो चेस प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो सॉल्यूशन स्ट्रैटेजीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती हैं। इसमें बताया गया है देयर आर 2 मेथड्स फॉर सॉल्यूशन मेथड्स, 2 सॉल्यूशन मेथड्स हम यूज़ करते हैं, आपको पता है एल्गोरिथम और ह्यूरिस्टिक मेथड। एल्गोरिथम मेथड वो मेथड होते हैं या वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनसे हमें डेफिनाइट और करेक्ट सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है, पर कितना समय लग जाएगा हम ये नहीं कह सकते। ह्यूरिस्टिक से हमें जल्दी से जल्दी समाधान मिल जाता है, पर इसी को कहते हैं रूल ऑफ थंब, पर वो एक्यूरेट होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो इन दोनों ही तरीके का यूज़ एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जजमेंट, यह थोड़ा सा सिंपल है। दिस स्टेप इज़ रिलेटिवली सिंपल कंपैरेटिवली टू बोथ प्रोडक्शन से और कम प्रिपरेशन से। ऑल्दो
At the beginning of the solution, the decision is complex and uncertain. इसमें सॉल्यूशन की स्टार्टिंग में जो हमारा डिसीजन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है या अनसर्टेन होता है. इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन जनरेटेड. इसमें जो भी हमारे डेवलप सॉल्यूशन का जो जजमेंट ऑफ द इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन जनरेट किया जाता है. इसमें भी डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं. पहला क्या है, कंपेयरिंग द जनरेटेड सॉल्यूशन क्राइटेरिया. हम क्या करें, जो भी हमारा जनरेटेड सॉल्यूशन है उसकी क्राइटेरिया को कंपेयर करें. नेक्स्ट है चूजिंग अ डिसीजन रूल फॉर डिसाइडिंग दैट अ सफिशिएंट मैच एग्जिस्ट. फिर हम देखें कि हमें एक अप्रोप्रिएट मैच अवेलेबल हो गया है या अवेलेबिलिटी के बारे में निर्णय लेने के लिए हम स्पेसिफिक किसी रूल का यूज़ करें. फिर है आउटकम, डिसीजन दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व और दैट मोर वर्क इज़ नीडेड. फिर हम ये देखें, यह निर्णय लें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हो गया है या उसको सॉल्व करने के लिए अभी हमें और कार्य की आवश्यकता है. ये हमें डिसीजन लेना पड़ता है, जजमेंट. नेक्स्ट है इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन इज़ द लास्ट स्टेज. ये जब तीनों स्टेजेस हो जाएंगे, प्रिपरेशन, प्रोडक्शन और ये हमारा आउटकम, तब हमें तो इसके बाद हमें लेना पड़ेगा इंक्यूबेशन की स्टेज होगी. All the three stages mentioned above are logically necessary for problem solving. ठीक है, but it has been accepted as the fourth stage of incubation. In this stage, when the person fails to find a solution in his primary attempt, he diverts his attention from the problem and focuses on other tasks, and when after a while he again focuses on the problem. जब भाई बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सॉल्व करते जा रहे फिर भी कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही, कोई हमें क्लू नहीं मिल रहा, हिंट नहीं मिल रही, हमारा प्रोग्रेसिवनेस दिखाई नहीं दे रही, तो हम क्या करते हैं, उससे दिमाग हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ अदर काम करने लगते हैं और फिर सडनली फिर अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगते हैं दोबारा से. तो क्या होता है, कई बार हमें सॉल्यूशन आराम से मिल जाता है कि अरे इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं. इसी को कहा गया है इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन वे स्टेज है जब व्यक्ति प्रॉब्लम को एक्टिवली या कॉन्शियसली प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचता है और फिर भी उसके दिमाग में अनकॉन्शियसली उसका सॉल्यूशन चलता रहता है और अचानक से जब हमें समाधान मिल जाता है तो उसको इंक्यूबेशन का स्टेज कहा गया है. अब आते हैं हम अप्रोचेस पे. अप्रोचेस, ठीक है, अभी इतना हो गया. फिर अब इसके अंदर अप्रोचेस हैं. मैकेनिज्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन. मतलब कि हम कौन सी मैकेनिज्म को अपना के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. पहले तो थ्योरेटिकल मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं. द मेन फोकस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑन थिंकिंग इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो मेन फोकस था, ठीक है, जो भी थिंकिंग पे काम किया गया था उसका जो मेन सेंटर पॉइंट था वो क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग था. The reason for this is that through this the experimenter gets the opportunity to define the behavior of the subject properly. इसके थ्रू जो एक्सपेरिमेंटर है वो सब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्यूरेटली डिफाइन कर सकता है. द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड इज़ हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड. कितनी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं. व्हाट इज़ इट्स मैकेनिज्म, क्या इसका मैकेनिज्म हो सकता है. तो इसके लिए 3 तरह के अप्रोचेस हमें मिले जो एक्सप्लेन करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को. पहला था बिहेवियर अप्रोच, गेस्टाल्ट अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जो आपको शॉर्ट में पढ़ना है. बिहेवियर अप्रोच इन दिस एसोसिएटिव अराउजल इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो आपके एसोसिएशन को बताता है, जो आप स्टिमुलस को देखने के बाद जो बिहेव कर रहे हो. गेस्टाल्ट अप्रोच अगेन एम्फसाइजेज ऑन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि परसेप्चुअली ऑर्गेनाइज चीज़ों को एज अ होल जब आप देख रहे हो तो बताता है. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, दिस एम्फसाइजेज ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. इन्फॉर्मेशन मतलब माइंड और ब्रेन से रिलेटेड होगा. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान जो भी है नर्वस सिस्टम जो वर्क कर रहा है उसके बारे में जो बता रहा है, किसके थ्रू, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी या सेंसरी मेमोरी, ठीक है, अटेंशन, कंसंट्रेशन जब इन्वॉल्व हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसके बारे में बात करता है. देयर इज़ नो रियल डिफरेंस इन सम पार्ट्स ऑफ दिस मैकेनिज्म. कोई भी रियल डिफरेंस नहीं है बेसिकली जो इन्होंने बताया इनके पार्ट्स में. बट इन जनरल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड अपोज टू ईच अदर.
but their theoretical classification can be done by stimulus response learning theories and cognitive। ठीक है, पर जनरल फॉर्म में अगर हम देखें तो एक दूसरे से ये डिफरेंट हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, और पर इनका जो थियोरेटिकल कैटेगराइजेशन है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव के द्वारा ही किया जा सकता है, इन तीनों का ही। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारा एसोसिएटिव मैकेनिज्म, जिसको हम बिहेवियरिस्टिक्स या एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में देख सकते हैं। इसमें उन्होंने क्या बताया, द एसोसिएटिव अप्रोच एम्फसाइज द रोल ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। ठीक है, एसोसिएटिव अप्रोच प्रायर एक्सपीरियंस पे फोकस करता है। If the result of the individual's prior experience established inappropriate behavioral tendencies, यदि व्यक्ति के जो प्रायर एक्सपीरियंस हैं उसका जो आउटकम है वो क्या है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियरल टेंडेंसीज है, या उसके प्रायर एक्सपीरियंस ने कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियरल टेंडेंसीज को इस्टेब्लिश कर दिया है, तो पर्सन के लिए कोई नया कार्य एक प्रॉब्लम का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, देन अ न्यू टास्क विल बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर द इंडिविजुअल बिकॉज देयर इज़ अ नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ द सब्जेक्ट्स प्रायर एक्सपीरियंस टू अ न्यू सिचुएशंस। क्योंकि क्या हुआ है, पर्सन का जो प्री लर्निंग था, प्रीवियस एक्सपीरियंस था या लर्निंग थी, उसने नई सिचुएशन में एक नेगेटिव ट्रांसफ़र कर दिया है। भाई उसके अनुभव अच्छे नहीं थे तो उसको लगा कि वो पिछली सिचुएशन में ऐसा काम करने में उसे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, या प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाया था, या उसे फेलियर मिला था, तो उसे यहाँ पे भी यही लगने लगेगा कि उसे फेलियर मिलेगा। द स्पेशल फीचर ऑफ द एसोसिएटिव अप्रोच इज़ द रिस्पॉन्स हायरार्की। इसका जो स्पेशल फीचर है एसोसिएटिव अप्रोच का वो क्या है, रिस्पॉन्स हायरार्की। क्योंकि हम रिस्पॉन्सेज में कई, जब स्टिमुलस को देखते हैं या प्रॉब्लम में होते हैं तो कई सारे रिस्पॉन्सेज करते हैं, जिसे रिस्पॉन्स हायरार्की बोला गया है। दिस कॉन्सेप्ट मीन्स that a stimulus is associated with many responses and the strength of association keep changing। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो एक स्टिमुलस होता है वो कई सारे रिस्पॉन्सेस से रिलेटेड होता है, और जो एसोसिएशन का जो स्ट्रेंथ होती है वो चेंज होती जाती हैं। वी कैन डिवाइड द रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। हम रिस्पॉन्सेस को उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। विच डेवलप्स अ हायरार्की इट्स ओन, जो अपने आप में ही अपनी एक हायरार्की डेवलप कर देगी। दस द प्रॉब्लम विल अराइज व्हेन द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स फेल्स। अब प्रॉब्लम कब अराइज होगी, जब हमारा जो सबसे मेन स्ट्रोक था, मास्टर स्ट्रोक, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि हम तो सोच के बैठे थे कि भाई इससे हम कर देंगे तो हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, पर वो भी फेल हो गया तो हमारी प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। फॉर इट्स सॉल्यूशन इट विल बी नेसेसरी टू इवोक द नेक्स्ट रिस्पॉन्स इन द हायरार्की। अब इसके सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि हम नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट अल्टरनेटिव को अपना लें, सो दैट द करेक्ट रिस्पॉन्स कैन बी एलिसिटेड। इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स होगा वो एलिसिट हो जाएगा। इन दिस वे बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन बिहेवियर थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो जो हमारे बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो एसोसिएशन इस्टेब्लिश होता है उस टर्म में प्रॉब्लम सॉल्विंग को बताया है, डिफाइन किया है। अब इनके अप्रोच को भी देख लेते हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स जनरली एक्सप्लेन्स बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और लिंक्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल द रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज इन द फॉर्म ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो मतलब क्या है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स जनरली एक्सप्लेन्स बिहेवियर। जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स होते हैं जनरली बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, या जो एसोसिएशंस जो होते हैं, चेन ऑफ एसोसिएशंस होते हैं, लिंक्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, उनको बताते हैं। फॉर एग्जांपल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो किस वजह से होता है, एसोसिएशन की वजह से होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग दे ऑल्सो एक्सप्लेन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस थ्रू एसोसिएटिव मैकेनिज्म। इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रोसेस है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म के फॉर्म में, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी होगी जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक स्पेसिफिक एसोसिएशन स्टैब्लिश हो जाएगा। जब हम स्टिमुलस से एसोसिएशन डेवलप कर लेंगे तभी तो भाई हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे। फॉर दिस एक्सप्लेनेशन दे हैव कलेक्टेड मोर एक्सपेरिमेंटल डेटा बाय एक्सपेरिमेंटिंग एंड ऑन एनिमल सब्जेक्ट्स। इन्होंने इस एक्सप्लेनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा
इकट्ठा किया और इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, एनिमल सब्जेक्ट्स पे। इन दिस रिगार्ड द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ थॉर्नडाइक आर इम्पॉर्टेंट। थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरिस्ट अप्रोच इज इफेक्टिवली एक्सप्लेन थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है वो इनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब थॉर्नडाइक ने क्या किया था एनिमल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को देखने के लिए, आपको पता है पजल बॉक्स का यूज़ किया था, या आप जिसको कहते हो मेज़ लर्निंग, उसको आपने मेज़ लर्निंग पे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं बीए में, मेज़ लर्निंग का यूज़ किया था। इन्होंने पजल बॉक्स के लिए उन्होंने कैट्स को एज अ सब्जेक्ट के रूप में लिया था। एक जो भूखी बिल्ली थी उसको इन्होंने केज में रख दिया था, एक तरफ से जो खुली थी, लेकिन उसमें क्या थी, आयरन की जो रॉड्स थी वो लगी हुई थी, जिनके बीच से बिल्ली निकल नहीं सकती थी। उसमें एक छोटा सा दरवाज़ा था जिसको पिंजरे में लटकती रस्सी से खींचकर खोला जा सकता था। और ये जो रॉड्स थी से बाहर रखी हुई मछली की जो प्लेट को बिल्ली देख सकती थी इजीली, भाई तभी तो हंगर मोटिव और बढ़ेगा। इस केज में उसके लिए अनेक प्रकार के स्टिमुलस इंडिकेशन या सिग्नल्स थे। जो बिल्ली थी, बिल्ली अनेक प्रकार के रिस्पॉन्सेस करती थी, जैसे वो क्या करती थी, रॉड्स पर पंजों को मारती थी, उसके बीच में से निकलने की कोशिश करती थी। कुछ समय तक ऐसा प्रयास करते करते वो क्या करती है, जो रस्सी लटक रही होती थी उस पर अपना पंजा मारती है और पंजा पड़ जाने से दरवाज़ा खुल जाता है। और जब एक्सपेरिमेंट का रिपीटिशन कराया गया तो आउटकम में देखा गया कि धीरे धीरे जो मीनिंगलेस रिस्पॉन्सेस थे वो अपने आप में ख़त्म हो गए, और जो बार बार जो रस्सी खींचने का जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स था वो स्ट्रॉन्ग हो गया। थॉर्नडाइक ने मेज़ लर्निंग को भी एक प्रैक्टिस के रूप में यूज़ किया था। उन्होंने पशु या जो एनिमल्स थे उनको एक बॉक्स में रख दिया था जिसमें निकलने का एक ही रास्ता था, और भोजन प्राप्त करने के लिए जो भी सब्जेक्ट्स था उसको भूल भुलैया या रैट था या बिल्ली थी, जो भी था, रैट ही यूज़ किया गया था। भोजन प्राप्त करने के लिए जो भी हमारा सब्जेक्ट्स था उसको मेज़ लर्निंग या भूल भुलैया मेज के एक सीक्वेंस में सीखना ज़रूरी था, और कई एफर्ट्स के बाद एक अप्रोप्रिएट हैबिट डेवलप हो जाती है जो इफ़ेक्टिव रहती है। ठीक है, तो इन्होंने इसको किया था। तो आप बिहेवियरिस्टिक अप्रोच बताते हुए कि एसआर के बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन इस्टेब्लिश होगा, तभी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस हम कर पाएंगे, और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के पहले हम चेन ऑफ रिस्पॉन्सेस करते हैं, और जब हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स फेल हो जाता है तब हम दूसरा रिस्पॉन्स करते हैं, और अगर हमें सक्सेस मिलती है तो वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। आप थॉर्नडाइक का ये एक्सपेरिमेंट बता सकते हैं उसमें। ठीक है, अब जो हमारे ये जो बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट थे, एक्सप्लेन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्स हायरार्की, इम्प्लिसिट ट्रायल एंड एरर और मीडिएटिंग जनरलाइजेशंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिहेवियर सेगमेंट के फॉर्म में इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफाइन किया है। ठीक है, इतना तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या बात की जा रही थी इसमें। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट अप्रोच। गेस्टाल्टिस्ट अप्रोच इज अपोजिट टू द बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। It considered insight as the main mechanism of problem solving. उन्होंने एसआर एसोसिएशन को इम्पोर्टेंट बताया है, इन्होंने किसको बताया है, इंसाइट को मेन मैकेनिज्म बताया है। कोहलर एंड अदर गेस्टाल्टिस्ट हैव क्रिटिसाइज थॉर्नडाइक अप्रोच ऑन सेवरल ग्राउंड। इन्होंने थॉर्नडाइक के अप्रोच को कई तरीके से क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने बताया कि द अचीवमेंट ऑफ प्योर रिस्पॉन्स बाय कैट्स इज़ अननेचुरल, कि बिल्लियों द्वारा जो भी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस किए गए वो अननेचुरल थे। फॉर द कैट द पजल बॉक्स क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल प्रॉब्लम सिचुएशन। द कैट्स हैव टू बिहेव इन सच अ वे विच दे डू नॉट डू नॉर्मली, लाइक नॉर्मली दे डू नॉट पुल द रोप और प्रेस द बटन टू गेट आउट द ऑफ द बॉक्स। उन्होंने कहा कि पहली बात तो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम सिचुएशंस थी। नॉर्मली जो जिस तरह के बिहेवियर कैट्स करती हैं उस तरह का बिहेवियर उसने नहीं किया, उसने एक अननेचुरल बिहेव किया। ठीक है, आमतौर पे जो बिल्लियाँ होती हैं वो रस्सी नहीं खींचती या बटन नहीं दबाती, पर आर्टिफिशियल सिचुएशन होने की वजह से उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, वो पंजे मारती हैं, भागने का प्रयास करती हैं, झपट्टा मारती हैं, पर इस तरह के काम नहीं करती। तो उन्होंने इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज़ किया ये कह के। तो अगर ये उसने अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स किया
तो इन्होंने कहा कि वो एक कोइंसिडेंस था। तो इस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया इस चीज़ को। नेक्स्ट, द नेसेसरी पार्ट्स वेयर हिडन इन द सिचुएशंस लाइक द कैट डज नॉट सी द मैकेनिकल अरेंजमेंट विच इज़ कनेक्टिंग टू द रोप एंड द डोर। सिचुएशन में जो मेन पार्ट था वो क्या था, हाइट था। जो मेन मैकेनिज्म पार्ट था वो हाइट था। जैसे जो कैट थी वो मैकेनिकल सिचुएशंस को, अरेंजमेंट को नहीं देखती थी, जो कि रस्सी और दरवाजे को जोड़ रहा था। ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे कंसीडर प्रॉब्लम सॉल्विंग टू बी द रिजल्ट ऑफ परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने प्रॉब्लम सॉल्विंग को परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन का आउटकम माना है। ठीक है। उनके अनुसार प्रॉब्लम तभी डेवलप होती है जब पर्सन सिचुएशन को अच्छे से परसीव नहीं कर पाता। अगर हम किसी सिचुएशन को अच्छे से कंप्लीटली परसीव नहीं कर रहे हैं तभी प्रॉब्लम डेवलप होगी। इन अदर वर्ड्स, सिचुएशंस को या कंडीशन को, सर्कमस्टेंसेस को सही तरीके से परसीव करने पे हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। इसी को गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने इंसाइट कहा है। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक पावरफुल परसेप्चुअल एस्पेक्ट पाया जाता है। कोहलर ने जैसे बताया कि कोहलर डिड ऑन ऑर्गुटान्स, ही स्टडीड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय क्रिएटिंग नेचुरल प्रॉब्लम्स। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि नेचुरल प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया और देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती हैं। एक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ऑर्गुटान को एक कटघरे में रख दिया था और पेड़ से बांध दिया। वहीं एक वो पड़ा था, स्टिक पड़ी थी जिसे वह उठाता था। मतलब इसमें इन्होंने क्या किया था, ऑर्गुटान को किस में रखा था, केज में रखा था, और जो बनाने थे उसे पेड़ से बांध दिए थे या बाहर रख दिया था। और उन्होंने जो हम एक स्टिक थी वहाँ रख दी थी। अब उन्होंने देखा कि वह स्टिक उठाता था, दांत से काटता था, फेंक देता था। फिर एक केला रखा गया जो इतनी दूर था कि उसका केस से अगर वो हाथ निकाले तो हाथ नहीं पहुँच सकता था। अब क्या किया, ऑर्गुटान ने हाथ से डंडा उठाने का प्रयास किया। फिर डंडा उठाया और केले की तरफ देखा और तुरंत ही केले को उससे खिसका लिया और डंडे का उपयोग करके, मतलब मीडिएटिंग रिस्पॉन्सेस करके उसने क्या किया, मीन्स एंड रिलेशंस को ज्ञात कर लिया। मतलब कि उसने पहले प्रॉब्लम को कम्प्लीटली देखा और फिर क्या किया, अंडरस्टूड कर लिया कि कैसे वो उस तक पहुँचेगा। तो ये थी आपकी गेस्टाल्ट की थ्योरी। इसको आप पूरा भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि कई बार उसने डंडा जोड़ के उसने बाहर निकाला। ठीक है। मतलब ट्रायल एरर करके भी वो चीज़ें वो कर पा रहा है। इसके बाद आपका एक आता है लास्ट हमारा जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग अप्रोच है लास्ट वाला आपका, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है वो अलग है। ये भी बहुत पॉपुलर थ्योरी है जो ऑर्गेनिज्म को एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के रूप में दिखाती हैं। दिस इज़ अ पॉपुलर थ्योरी ऑफ थिंकिंग दैट कंसिडर्ड अ बीइंग एज अ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में इसको आज भी हम यूज़ करते हैं। दिस थ्योरी जनरली यूजेज अ कंप्यूटर एज अ मॉडल। इस थ्योरी में कंप्यूटर एक मॉडल के फॉर्म में देखा गया है। द इनपुट टू द कैलकुलेटर इज़ द सेम एज द एनवायरमेंटल स्टिमुलस इज़ फॉर द बीइंग। यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति एक प्रकार से कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर के अनुसार कार्य करते हैं। जिस प्रकार से कंप्यूटर्स या कैलकुलेटर्स में इनपुट का कार्य वही होता है जो ऑर्गेनिज्म के लिए किस तरीके का होता है। द इनपुट टू द कैलकुलेटर इज़ द सेम एज द एनवायरमेंटल स्टिमुलस इज़ फॉर बीइंग, इट्स एग्जीक्यूशन इज़ अकॉर्डिंग टू द आउटपुट फॉर द बीइंग। उसी तरीके से आउटपुट का होता है। इनपुट और आउटपुट जिस तरह से कंप्यूटर में होता है वैसे ही एक ह्यूमन बीइंग के अंदर इनपुट और आउटपुट होता है। हम रिसीव करते हैं, देन हम क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं, फीडबैक देते हैं। द इंटरनल एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिस्पॉन्स ऑफ द कंप्यूटर आर एग्जैक्टली लाइक द इंटरनल थॉट प्रोसेस इन द बीइंग। ठीक है। जिस तरीके से इंटरनल फंक्शन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिस्पॉन्स चलता है कंप्यूटर में, एग्जैक्टली हम लोग के अंदर भी वैसा ही होता है। द जनरल सेइंग इज दैट इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस in an animal or human can be experienced according to the output of the computer, then computerized programming can be considered an adequate theory of its behavior. ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बताया कि अगर एक एनिमल या ह्यूमन में
ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है, ठीक है, का एक्सपीरियंस जो है वो कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग उसके बिहेवियर को एप्रोप्रिएट थ्योरी के रूप में डिफाइन करता है। मैनी ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ कैन ऑल्सो बी प्रोजेक्टेड एट द कंप्यूटर लेवल। बहुत सारी ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर लेवल पे। इट इज़ एसेंशियल दैट द ऑपरेशन ऑन द कंप्यूटर आर डन क्विकली। पर ये एसेंशियल है कि जो भी ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर पे वो तेज़ी से किए जाएं। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट द कैलकुलेटर इज़ मेड बाय मैन एंड कंप्यूटर इज़ मेड बाय मैन एंड इट्स पर्पस इज़ टू परफॉर्म क्विकली। क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए ताकि हम जल्दी से जल्दी काम को कर लें। देयर इज़ नो डाउट दैट एज अ टूल द कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर हैज़ अचीव्ड सच रिजल्ट विच इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव अ मैन, सच एज लार्जर कैलकुलेशन कैन बी डन इन सेकेंड्स। इस बात में तो कोई शक ही नहीं है बच्चों कि कंप्यूटर कैलकुलेटर्स क्विकली आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, और क्विकली करना भी चाहिए क्योंकि ये मैन्स के द्वारा ही बनाए गए हैं। डिफरेंट या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को मिनटों में सॉल्व कर चुके हैं। 1950 में कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ था इसी वजह से हुआ था क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते थे। इसी के बाद आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट आया है कि आज हम लैंग्वेज सीखनी हो, कोई काम करना हो, पेपर्स लिखने हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। और उसी टर्म में हमारे ब्रेन को बताया गया है कि हमारे ब्रेन के फॉर्म में ही जिस तरह से हमारा ब्रेन वर्क करता है वैसे ही हमारे कंप्यूटर्स वर्क करते हैं। पर जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके साथ जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करती है उसका ये ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन ब्रेन की तरह या ह्यूमन साइकोलॉजी की तरह ही चल रही हों। द इफेक्ट ऑफ कैलकुलेटर स्टिमुलेशन हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेस। दो जो कैलकुलेटर स्टिमुलेशन है, कंप्यूटर स्टिमुलेशन है, एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पाया गया है साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेस पे, क्योंकि थोड़ा कंपैरिजन होने लगा इस पे। न्यूवल साइमन रैफल हैव इनिशियली वर्कड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पे इन लोगों ने काफ़ी, न्यूवल साइमन और रैफल ने काफ़ी काम किया। दीज रिसर्चर यूज कंप्यूटर स्टिमुलेशन एंड डेवलप्ड द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन्होंने कंप्यूटर स्टिमुलेशन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू को डेवलप किया कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। आप इसमें इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम किस तरीके के ऑपरेशंस को कंबाइन करते हैं, सीक्वेंस कर पाते हैं, इसके बारे में इन्होंने बात की। इसमें था पहला सर्च स्कैन स्कीम्स। अ पर्सन विजुअलाइज मैनी सब ऑब्जेक्टिव्स थ्रू एक्सप्लोरेशन। ठीक है, पर्सन एक्सप्लोरेशन के माध्यम से कई तरीके के हाइपोथेसिस डेवलप कर लेता है या सब ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लोर करता है, जैसे कि सच एज रोप, चॉक, रॉड, क्लैम्प। देन फाइंड्स द डायरेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन थ्रू माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस एंड कंपेयर्स इट। जैसे कि रस्सी, चॉक, छड़, क्लैम्प, फिर उनको क्या करता है? माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करता है, एक्सप्लोरेशन करता है, ठीक है, और उसको कंपेयर करता है। That is, at the time of problem solving, those mechanisms keep getting activated one after the other. If this does not happen, one keeps happening for a long time and the other does not happen, then the problem became difficult. इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन के समय वह मैकेनिज्म एक दूसरे के बाद एक्टिवेट होते जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट होती जाएगी। मतलब कि पहले हम क्या कर रहे हैं? सब ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं, हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। भाई और गुटान ने क्या किया था? देखा था रस्सी अवेलेबल है, केज हैं, उसके बीच से हाथ निकाल सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों पे को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, कंपेयर कर लिया। उसके बाद उसके दिमाग में एक के बाद चीज़ें एक्टिवेट होती गई कि इन छड़ों को आपस में जोड़ सकते हैं, बाहर इसको ले जा सकते हैं, अपना हाथ
से बाहर निकाल के छड़ को पकड़ेंगे, बनाना को पास में खिसका सकते हैं। एक के बाद एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता गया। अगर वो एक्टिवेट ना होता तो प्रॉब्लम हमारी उसकी डिफ़िकल्ट हो जाती। इसे कहते हैं सर्च स्कैन स्कीम, जो आपके ब्रेन में चलती हैं। नेक्स्ट है मीन्स एंड एनालिसिस। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो सिचुएशंस होती हैं, सिचुएशन बिफोर द सॉल्यूशन और सिचुएशन आफ्टर द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन से पहले की सिचुएशंस और सिचुएशन आफ्टर द सॉल्यूशन के बाद की सिचुएशन। देयर इज़ अ डिफरेंस इन बोथ दिस सिचुएशन, ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही सिचुएशन में डिफरेंस है। देन अ पर्सन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, ही डिफ्रेंशिएट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। जब भी कोई पर्सन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो डिफ्रेंशिएट कर पाता है इन दोनों ही साइड्स को। रिमूविंग द डिफरेंस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर अंतर को दूर करना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इस अंतर को पूरा करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस किए जाते हैं, ठीक है। अ पर्सन कैन ब्रिज दिस गैप बाय यूजिंग रेलिवेंट ऑपरेशंस थ्रू द मीन्स एंड एक्शंस। मीन्स और एक्शंस द्वारा पर्सन रेलिवेंट एक्शंस का उपयोग करके इस अंतर को दूर कर सकता है। द प्रॉब्लम्स विच आर सॉल्व्ड, जिन समस्याओं का समाधान होता है, देयर सॉल्यूशंस हैव रूल्स, उन समाधानों के नियम होते हैं बेसिकली। हैव रूल्स विच इंडिकेट्स अस व्हाट वी शुड डू, कि हम क्या करें, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। डेली लाइफ में यह रूल्स हमें सोसाइटी में, हमें जो ट्रेडिशंस हैं द्वारा प्राप्त होते हैं और फॉर्मल प्रॉब्लम्स में ये यूज़ किए जाते हैं। टू रूल्स आर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वन ऑफ दैम इज़ एल्गोरिथम एंड द अदर इज़ ह्यूरिस्टिक। आपको जैसे मैंने बताया कि दो तरह के प्रॉब्लम्स, दो तरह के जो सॉल्यूशंस हैं हम यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम और दूसरा है ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स को हम रूल ऑफ थंब कहते हैं और एल्गोरिथम क्या है, सर्टेन रूल्स या प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इफ़ वी आर आस्क्ड टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, वी इमीडिएटली थिंक ऑफ द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस एंड देन यूज़ द सेम एल्गोरिथम, ठीक है। ये सिंपल सा है। दीज आर ऑल फिक्स्ड रूल्स इन विच नो चेंज कैन बी ब्रॉट, कोई चेंज नहीं करेंगे। हमें अगर 2 × 2 चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन याद करेंगे इक्वल टू 4, ठीक है। 2 × 2 4 ही होगा, 5 नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एल्गोरिथम और जो स्टैटिस्टिक्स हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है करने में एक जो हम नियम या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, एल्गोरिथम है। आप in such a situation we use heuristic strategies which depend on the prior experience। heuristic rule of thumb की तरह होती हैं जिसको हम prior experience के फॉर्म में या प्रायर एक्सपीरियंस से जो हमें नॉलेज मिलती है उसके तहत हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अ कॉमन स्ट्रेटजी इज़ टू डिवाइड अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉल हाइपोथेसिस। एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे हाइपोथेसिस या सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें, ईच ऑफ विच लीड्स अस टू टूवर्ड्स अ गोल। और सारी जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हमने डिवाइड किए हैं, सब हाइपोथेसिस डिवाइड किए हैं, वो हमें लीड कर रही हैं गोल की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ह्यूरिस्टिक है, ठीक है। अब ये हम करते नहीं, जैसे पजल्स में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कर दिया, फिर जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे पास इकट्ठी होती गई, उनके सॉल्यूशन इकट्ठे हो गए तो हमने उनको मिला लिया और हमारा सॉल्यूशन, जब हमारे 3/4 सॉल्यूशन मिल गया उसकी बेस पे हम 1/4 सॉल्यूशन को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो ये ह्यूरिस्टिक्स हैं। या पिछली बार हमने जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसी चीज़ों को हम आगे भी सॉल्व करते आ रहे हैं। मम्मी पापा जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं, उनसे जो हमें अनुभव मिले उन्हीं अनुभव के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूरिस्टिक्स हैं। पर जब हम सर्टेन रूल्स का सहारा लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड रूल्स ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। रूल ऑफ थंब क्या है, ह्यूरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये आपका था बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम जानेंगे किस तरह का मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए किस तरह का मटेरियल यूज़ किया जाता है और ह्यूमंस के लिए किस तरह का मटेरियल यूज़ किया जाता है, उसको हम देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। ये 3 अप्रोचेस आपने पढ़े हैं, बिहेवियर, गेस्टाल्टिस और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। सिंपल से हैं। इसमें आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को कंप्यूटर के थ्रू बताना, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को एसआर के टर्म में बताना और गेस्टाल्टिस्ट अप्रोच को एज अ होल बताना, कि जब हम किसी प्रॉब्लम का एज अ होल देखते हैं तभी हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं।
ये स्टेजेस याद रखना, प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, जजमेंट और इंक्यूबेशन की, ये 4 स्टेजेस याद रखना। अपने अकॉर्डिंग जो समझा है उसको लिखना। फिर इससे पहले तो मैंने प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, वो चीज़ें याद रखना। बस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या होती हैं, वो 3 चीज़ें क्या हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। ओरिजिनल स्टेट, गोल स्टेट और रोल होता ही होता है। तो ये हो गया आपका पार्ट 1, जिसमें आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अच्छे से समझो, अच्छे से जानो। प्रॉब्लम सॉल्विंग बीए के लेवल पे नहीं पढ़ना है, एमए लेवल पे पढ़ना है बच्चों। तो इसको अभी से समझ लो। अभी इसके आगे 2 पार्ट और हैं जिसमें हम सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो।